हाँ करते हैं स्टार्ट। कल लास्ट कहाँ किया था? हाँ, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी से स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, ये मिनिमाइज नहीं हुआ। ये स्लाइड लगी नहीं है क्या अभी? क्या? अच्छा। हम्म, ठीक है। तो आज का टारगेट देख लो क्या क्या है। इतना टारगेट आज निपटाना है, ठीक है। मतलब इतना क्या, इसमें एक पार्ट और ऐड करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन वाला, जिसकी आज खत्म हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इम्यूनिटी वाला पार्ट आज। कल मैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमन पूरा करा दूंगा, पूरा इंक्लूडिंग प्रोटोजोन डिसीज। 2 घंटे क्लास रहेगी। और परसों मैं कोशिश करूंगा एड्स और कैंसर दोनों हो जाएंगे 2 घंटे क्लासेस लिए। ड्रग्स छोड़ूंगा अभी। ड्रग्स तो पूरे एंजॉय के साथ, मतलब फील कराते हुए मंडे को कराएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, पूरी फीलिंग के साथ कराएंगे ड्रग्स, समझ रहे हो ना? अच्छी फीलिंग नहीं, बुरी फीलिंग के साथ। हाँ, तुम खुश हो रहे हो। अरे इसको रखो। HDFC। मैंने क्या गिर गया मैंने देख रहा था। स्टॉक तो सभी के गिर रहे हैं, कहाँ गिर गया? अच्छा, नेट करेक्ट होगा ना इसमें। इससे मतलब शेयर बाजार सेंसेक्स सब किसके कारण? हाँ, HMB के कारण भी। इधर युद्ध चल रहा था उसके कारण भी। दिसंबर था, दिसंबर में तो मतलब जब आता है तो इधर ट्रम्प आ गया। बहुत सारे कारण है इनके तो। तुम लोग इंटरेस्ट रखते हो क्या? रखना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रखा करो। मेरा पहले बैच का पहला पढ़ाया था मैंने। एक स्टूडेंट जो 11th 12th का था, ठीक है, वो उस समय इंटरेस्ट रखता था। और वो कहता था सर मुझे अपनी पॉकेट मनी से मैं लगा करके मतलब अच्छा खासा मैं कर लेता हूँ। और उसने बाद में तैयारी तो छोड़ दी थी, पर वो इसमें चला गया और आज बहुत, समझ रहे हो ना, सही है एकदम गजब। तो उससे टिप्स ले लेता हूँ कभी कभी, भाई क्या है ये, क्या चल रहा है? तो उसने बताया सर ऐसे चीजें हैं। उसी के लिए अच्छा है। जिसको नहीं आता वो गलती से भी सोच मत लेना, कचड़ा हो जाएगा। इस समय तो म्यूचुअल फंड भी गिरा पड़ा है। इस समय सब गिरा पड़ा है। म्यूचुअल फंड में ना वो लंबा चलाना है आपको, 20-25 साल। हाँ हाँ हाँ। पर वैसा नहीं करना चाहिए जो चल रहा है ना आजकल स्टॉक मार्केट वाला, वो क्या होता है। हाँ, जैसे गिरा पड़ा है। चलो, है बस आ जाओ, ठीक है। अभी डॉक्टर बनना है, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि अगर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या होगा। मतलब मैंने बच्चों को जो देखा है ना, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे देखा है। मतलब जो इधर बन गए वो भी अच्छी पोजीशन पर हैं, जो नहीं बन पाए पर उनमें मेहनत मेहनत करने का बड़ा जज्बा था, सब सेट है। करते हैं स्टार्ट। क्या? सुधांशु सर कौन से? अच्छा, सुधांशु। चलो ठीक है, अब यहाँ जाओ, करें स्टार्ट। वो भी सेट है, बढ़िया है एकदम गजब। बेटा रख दो, आवाज आओ। हाँ, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। स्ट्रक्चर में कोई डाउट था? स्ट्रक्चर केस में मैंने बताया था बेटा कि यहां पर कितने टाइप के चेन्स होते हैं। मतलब सॉरी, 2 टाइप के चेन्स होते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। हैवी चेन की अगर मैं बात करूं, हैवी चेन 2 होते हैं, लाइट चेन 2 होते हैं, इसलिए H2L2 बोलते हैं इसको। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं, किसके बेस पर हुआ है? हैवी चेन के बेस पर हुआ है, लाइट चेन के बेस पर हुआ है? हैवी चेन के बेस पर हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं हैवी चेन कितने टाइप के हो सकते हैं? 5 टाइप के, ठीक है। गामा, अल्फा, डेल्टा, म्यू, एप्सिलॉन। याद आ गया? सबसे ज्यादा मिलने वाले एंटीबॉडी कौन से होते हैं? IgG। सबसे कम मिलने वाले कौन से होते हैं? IgE। यहां तक कोई डाउट? फाइनली हमने बात की थी भाई ये किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। यानी प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन इसकी सोलिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है इसका, पर मैं एक बेसिक सा बताता हूं जिससे कि थोड़ा बेसिक आपको याद रहे, कोई कनेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर पाओ। तो एक ही स्लाइड में मैं सारे लिखा दूंगा, बहुत डिटेल नहीं, पर एक स्लाइड में सारे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आज इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ, क्या ये कुछ गड़बड़ है ना? मोड में जाऊं? हाँ, तभी मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं, अब तो सही हो गया होगा। हाँ, टाइप्स ऑफ एंटी बॉडीज। अरे एंटीबॉडी लिख दो। अच्छा, ऐसे लिखो, एक जो लिखे वो कुछ मत करना, जिन्होंने नहीं लिखा वो ट्रिक से लिखना थोड़ा सा ना। इधर लिख दो एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। शॉर्ट में एबी। इसको थोड़ा इस तरीके से लिखना, आईजी जी, हायर से लोअर की तरफ, आईजी ए, आईजी एम। थोड़ा सा इसको जरूरत पड़ेगी। आईजी, आगे बोलो, टी, आईजी ई। एक साइड सारे लिख करके पूरा कंपाइल कर देंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे? आईजी जी, सबसे छोटे, आईजी ए, आईजी सॉरी, आईजी ए, आईजी एम। सिक्वेंस से दो फायदे रहेंगे, याद भी रहेगा, आईजी डी और आईजी ई। अच्छा, परसेंटेज तुम ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? ठीक है। अच्छा, अब आप ही बोलोगे। नहीं, अब आप नहीं बोलोगे, अब मैं बोलूंगा। आईजीजी की अगर बात करता हूं, पेंटावेलेंट होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं? अरे यार बहुत बढ़िया। स्मॉलेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं? बहुत बढ़िया। तो लार्जेस्ट कौन से होंगे? आईजी एम। अच्छा, आईजीजी की अगर बात करता हूं, जो सबसे छोटे होते हैं प्राइमरी, अच्छा मोनोवेलेंट होंगे, ये तो पता ही है आपको। मोनो, मोनो, कई बच्चों को मोनोवेलेंट नहीं समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में? कितने बच्चे इनको मोनोवेलेंट नहीं पता? हाँ, हाँ नहीं पता ना। नहीं, कई बच्चों को मोनोवेलेंट क्यों लिख रहा हूं यही नहीं पता। ये तो पता ही है, तुझे तो पता ही है। चलो ठीक है, चलो। हाँ, इसके अलावा अगर मैं तुमसे कहूं ऐसे कौन से एंटीबॉडी हैं, अच्छा नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे जरा? ठीक है, इसको लिखूंगा नहीं मैं। दूसरा, तीसरा, ऐसे कौन से एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं? क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, ऐसे कौन से एंटीबॉडी हैं जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? खैर तो आईजीजी होंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट हैं, क्रॉस द प्लेसेंटा, मोनोवेलेंट हैं,
कौन से इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। कहां मिलते हैं आईजीजी? प्रेजेंट इन सीरम। मोनोब्लेंट का डायग्राम तो जो मैंने बनाया था वही होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कितने होंगे? 2। ये पैराटोप्स कितने होंगे? 2। 2 पैराटोप्स होंगे इनके पास। आईजीए, 2-3 बातें ध्यान रखनी है इसकी, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन एक ही आएगा, सीक्रेशन में पैसिव इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोनोवैलेंट या बाइवैलेंट? बाइवैलेंट। जे चेन तुम्हें जरूरत नहीं है, बाइवैलेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन, यही क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन। अब बॉडी सीक्रेशन में क्या क्या आ जाएगा? सलाइवा में मिल जाएंगे, ठीक है, म्यूकस में भर भर के होते हैं, मदर का फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम में होते हैं, एटसेट्रा कर, तो मेन पॉइंट आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ पैराटोप्स जरूरत नहीं है, बाइवैलेंट लिख ही दिया, चलो लिख देता हूं। नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे यहां पर? क्योंकि बाइवैलेंट होते हैं भाई, बाइवैलेंट है, 2 एंटीबॉडी के मिलने से बन रहे हैं, तो पैराटोप्स कितने हो जाएंगे यहां पर? 4। 1 2 3 4, बस बहुत है इतना। आईजीएम, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, मोनोवैलेंट होंगे, बाइवैलेंट होंगे, पेंटावैलेंट होंगे? पेंटा। आईजीएम कहां मिलते हैं? 2 जगह होते हैं, प्रेजेंट इन सीरम में भी होते हैं, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, दोनों जगह होंगे। कौन से इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। आईजीडी, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, पेंटावैलेंट? बस दूसरी, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ओनली सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। आईजीई, मोनो, बाई, डाई, पेंटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी के टाइम पर इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है, वैसे बहुत कम होता है, बस इसी से काम हो जाएगा, सारा पॉइंट लिख दिया है मैंने। पेंटावैलेंट मतलब समझते हो, 5 एंटीबॉडी के मिलने से बन रहे हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? कंप्लीट हो गया? आईजी ए जे उनको जोड़ने के लिए होता है,
साथ में आईजीए के अंदर सिक्रेटरी पेप्टाइड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं है, एमएससी स्टैंडर्ड की चीजें हैं, मतलब अलग है, मतलब वो तो कुछ चीजें मैं ऐड कर देता था, ऑनलाइन में कर देता हूँ। जे चेन इन पे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं कभी, ओनली फॉर बस थोड़ी नॉलेज के लिए। हो गया, ये मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक। आज शाम को चौथी सीट मिल जाएगी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और कोशिश करूंगा कि संडे तक तुम्हें वो वाली भी मिल जाए, हेल्थ की। संडे को टेस्ट है ना? कोशिश करूंगा, पक्का नहीं कहूंगा सैटरडे, कल ही तो है। नहीं नहीं, परसों है। हाँ हो सकता है, हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तुम्हारे बैच में डालूंगा, जब तुम मुझे ओके कर दोगे तब फिर मैं वो बड़े वाले बैच में डालूंगा। क्या कह रहा है? इसका सॉफ्टवेयर बहुत ढीला है। हैं? पीना? पीना मतलब? तो मीना, मीना तो राजस्थान के लोग होते हैं। अच्छा, उसमें मैंने देखी नहीं है कोटा फैक्ट्री, इसलिए। हाँ वो तो बहुत आईएएस पीसीएस होता है, मीणा लोग राजस्थान से निकलते हैं, करौली साइड, मेरा दोस्त भी था मीणा। हाँ क्योंकि वो तभी मतलब एमएससी के तुरंत बाद ही एकदम सीधा निकल गया था। नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। कोटा फैक्ट्री देखनी चाहिए, मैं देखूंगा, सोचे थी, यूट्यूब पर पढ़ा है इसका। हो गया क्या? करें स्टार्ट? चलो। यहां तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? अब आ जाओ, अब नया चीज स्टार्ट हो गया, नया पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की होती है, ठीक है, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। कर दो स्टार्ट, स्पीड अप रखना थोड़ा सा। एक बात ध्यान रखना, जैसे कोर्स खत्म हो जाए एनसीईआरटी उठा लेना। उठा लिए? ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, किसी पैरा में दिक्कत आ जाए तो एनसीईआरटी डीप लाइन से एक बार उस पैरा को एक बार मैच कर लेना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बायो में, और कुछ नहीं करना। और क्वेश्चंस के हिसाब से ऐसे रिवीजन मत करना, उठा के बैठ गए फिर थ्योरी पढ़ रहे हो, ये नहीं करना है अब आपको। थ्योरी वाला टाइम गया, अब आपको क्वेश्चन के बेस पर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। क्वेश्चन अटक गए, नहीं आया, थ्योरी, ये कौन सा पार्ट वीक रह गया मेरा, फिर एनसीईआरटी उठा के देखोगे, अच्छा ये लाइन ऐसे दी रखी है, फिर वो जिंदगी भर याद रहेगी। तुम समझ रहे हो ना? उल्टा उल्टा करना है आपको, अब रिवीजन करना है क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन के बेस पर। और जब चैप्टर के 2-3 चैप्टर के रिवीजन हो जाए तो उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, ठीक है। और मॉक टेस्ट में धीरे धीरे क्या करना है, नंबर बढ़ाने हैं। 650 नंबर आ जाए फिर कोशिश करना 700 तक टच करने की, परेशान मत होना। ओके सर क्या बोल रहे हो, 650? 500 आ नहीं रहे हैं, तुम 650 की बात कर रहे हो? भाई अभी अब बात अलग है। हाँ कोई नहीं, अभी बात अलग है, अभी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो रिवीजन करना है, अभी तो कोर्स खत्म करना है, फिर रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद नंबर बढ़ेंगे, गारंटी में ले रहा हूं। तरीका है यार, वो तरीका है। तुम गधे हो, गधे रहोगे। आ जाओ उधर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब तुम रिवीजन करके करोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा धीरे धीरे। फिर क्या करना है, हो सकता है पहले दूसरे टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो घबराना नहीं है। मार्क्स कम आए तो पकड़ना है, कम आए क्यों, कहां गड़बड़ी की, उसको नोट आउट करना है, नोट डाउन करना है, ये गड़बड़ी की थी, फिर उठा करके काम कर स्टार्ट कर देना है। नहीं आया क्या, फिर बढ़ेंगे, बस यही करना है। धीरे धीरे दिन 2-3 महीने के अंदर चीजों, लास्ट टाइम पर ओनली मॉक टेस्ट, एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट,
सुबह 3 घंटे का, शाम को 3 घंटे का, या दोपहर में 3 घंटे का, ठीक है। सुबह कुछ और कर लो, दोपहर में 3 घंटे वाला जरूर देना है, 1 से 5 वाला, ठीक है। और फिर उसकी एनालिसिस करनी है, समझ गए ना? हाँ लास्ट में ही करना है, लास्ट के 15 दिन की बात चल रही है। और ग्रुप पर कोई बात हो मुझे ऐड कर देना, बता देना, ठीक है। और मैं एक नंबर भी दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ दे दूंगा मैं, ठीक है। उस पर तुम अपनी जो भी दिक्कतें बताते रहना, तो मैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता रहूंगा आपको। क्या क्या लास्ट टाइम पर तुम्हें लगाऊंगा ऑनलाइन पर बुरी तरह से, मतलब ये सीरीज वो सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ आओगे? सन्नाटा होगा यहाँ पर, सब बंद कर लेंगे कमरे में अपने को और धाड़ धाड़ लगे होंगे। उस समय ना तुम टाइम बर्बाद कर रहे होगे, हम रिवीजन कराने में लगे होंगे, तुम पढ़ने में रिवीजन करने में लगे होगे, टेस्ट में लगे होगे। लास्ट का 1 महीना तो बहुत क्रूशियल होता है ना। नहीं आया? तुम क्या लग रहा है लास्ट टाइम पर भी तुम यहाँ घूमोगे ऐसे आगे? टेस्ट देने आना, जब भी टेस्ट होगा टेस्ट देने आना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है। रूटीन में नहीं, ऐसे घूमना नहीं है, सिर्फ टेस्ट देना है आपको और कुछ भी नहीं। आ जाओ भाई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर बेस्ड है? बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड बेस्ड और टी लिम्फोसाइड बेस्ड इम्यूनिटी। अगर बी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये बी लिम्फोसाइट बनाती क्या है? एंटीबॉडी। यस, एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं उसको, एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कोई डाउट? एंटीबॉडी कहां पर होते हैं? बॉडी फ्लूइड के अंदर। जब बॉडी फ्लूइड में होते हैं एंटीबॉडी, तो उसको बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी भी तो कर सकते हो, यानी। और बॉडी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल। सो इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कोई डाउट? अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं टीएमआई को, जानते हो ना? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी CMI। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग? एएमआई का रोल है क्या? सॉरी, एएमआई या बी लिम्फोसाइट का रोल है क्या? नहीं, CMI, इसको बोलेंगे AMI। इन्वॉल्व इन टिश्यू ग्राफ्टिंग। समझना, अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट? 2। कौन कौन से? प्लाज्मा, मेमोरी। प्लाज्मा सेल्स आप जानते हो, और मेमोरी सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तभी तो इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, या AMI बोलते हैं। कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के हो सकते हैं, ये तो सबको पता है ना?
फोर टाइप। भाई टी हेल्पर सेल क्या काम करते हैं? टी हेल्पर सेल कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इम्यून सेल, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। तभी तो मैंने बताया था HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किसको टारगेट करता है? इनको एक बार कर दो बस, फिर राज करो। नहीं आया क्या? जब भी आप अटैक करते हो देखते हो राजा की कमजोरी क्या है, या राजा का सबसे नजदीकी कौन सा है, या राजा का दाहिना हाथ कौन सा है। नहीं आया क्या? उड़ा दो, राजा कमजोर, अटैक करो। नहीं आया क्या? तो बस अब आ जाओ भाई, इसके अलावा कौन से होते हैं? टी किलर। असली में मारने का काम तो ये करते हैं, पर हेल्पर सेल इनको टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये बात मानते हैं सेनापति की, सेनापति को मार दो, सेना तो बेकार। नहीं आया क्या? अब इधर आया सेनापति। तो टी किलर सेल किसको किल करते हैं? कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। हाँ बेटा एक मिनट रुकियो, अब बता, फिर से बोल। डिवीजन से, सेल डिवीजन होता है प्रॉपर, तभी जो टाइम लगता है इसके अंदर ना। डिफरेंशिएशन क्या है बता? डिफरेंशिएशन क्या है? उसमें तो डिवीजन ही हो रही है। जब डिवीजन हो रही है तो कुछ जीन साइलेंट हो जाते हैं, मतलब जीन लेवल पर डिफरेंशिएशन हो तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या? हाँ तो काम यहां भी डिवाइड हो गया भाई। ये जो ये बोथ आर लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, ये भी बी लिम्फोसाइड है, ये भी बी लिम्फोसाइड है। ये अरे यार ये क्या, ये जो बी लिम्फोसाइड है एक्टिव है, ये कैसी है? एक्टिव है। ये बी लिम्फोसाइड इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगी? जब कोई एंटीजन आकर के इससे बाइंड करेगा, तब जाकर के एक्टिव होगी। सिंपल है, वही नाम अलग अलग कर दिए हैं। सेल डिवीजन से दो सेल बनी, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है, सिंपल। आई आगे बढ़े। बेटा कुछ कह रहे थे? तुम पीछे लिख रहे हो, गमछा बांध के ऐसे बैठे हो हैं? लिख रहे हो, शकल बता रही है, बस टाइम काट रहे हो तुम तो, ऐसा लग रहा है। काट रहे हो? टाइम कट नहीं रहा? बुजुर्ग है, ऐसे वो लग रहे हो बुजुर्ग। ठीक है, बच्चे ऐसी बात करते थे कोटा में। मैंने भाई स्टार्ट कर, नहीं सर कितने साल हो गए? नहीं नहीं सर बुजुर्ग है। मैं मान जाओ सर 4-5 साल हो गए। समझ रहे हो ना? बस इतना इंट्रोडक्शन होता था। हाँ ये सर अभी नया है, समझ रहे हो? अभी जो 11th-12th का टेडपोल है, मैच्योर नहीं हुआ अभी। नहीं आया क्या? मैच्योर हो गया पर अभी बुजुर्ग नहीं है। जो 2-3 साल पुराने हैं ये बुजुर्ग हैं। अच्छा भाई, किन सेल को मार रही है? अपनी ही सेल को मार रही है, पर अपनी कौन सी? जो दुष्ट हो गई हैं, बात नहीं मानती। नहीं आया क्या? तो जैसे मानो, नाम क्या है तेरा? अखिलेश। शिवेश, शिवेश मानो शिवेश पढ़ाई नहीं कर रहा और बात भी नहीं मानता, तो एक दिन शिवेश को क्या करूंगा? मैं पीटना चालू करूंगा। पर शिवेश के आसपास के दोस्त जो सही सलामत थे, पढ़ते भी थे, टेस्ट में मार्क्स भी लाते थे, बचाने की कोशिश करेंगे, सर रोक दो, सर मत मारो, सर मत मारो, 2-4 उनमें भी पड़ जाएंगे। नहीं आया क्या? तो फिर कोई आएगा मुझसे कहेगा भाई इनको क्यों मार रहे हो? शिवेश को मारो ना, गलती उसने की है। नहीं समझ में आया? तो ऐसे कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, जब हम किसी कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारते हैं तो गुस्से में जल्दबाजी में नॉर्मल सेल को भी मार देते हैं। तो कोई तो चाहिए जो बताए आकर के ना, इसको नहीं मारना है, ये सही है।
जिसको मारते हो अपना ही है, जो भी है वो भी अपना है और बिगड़ गया है, समझ रहे हो? इसलिए मार रहे हैं, नहीं मारते उसको भी, ठीक है। तो कोई ना कोई चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, तो कंट्रोल करने वाला कौन था? सप्रेसर, टी सप्रेसर सेल। वो सिर्फ किलर सेल को कंट्रोल मतलब बताती है कि नहीं ये इसको मारना नहीं है, सप्रेस करके रहो, शांत रहो भाई, शांत, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सी सेल बचे लास्ट? मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे। हाँ, नेचुरल किलर सेल और सेम कैसे होंगे? काम सेम होने से क्या चीजें सेम हो जाती हैं? भाई मैं भी पढ़ाता हूं और अभी सर्विस सर भी पढ़ाते हैं, हम सेम कैसे हो जाएंगे? ये यूट्यूबर है, यही हो, यही होगा, यही है ना? तरल सर क्या बोल रहे थे? तरल सर बोल रहे थे, बस अपने आप बोल रहे थे पहले आकर के वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, तरुण सर भी वायरल कर रहे हैं वीडियोस का मतलब है क्या? नहीं नहीं, ये बताओ कि बस तुमने बात छेड़ी थी या उन्होंने बात छेड़ी थी? तरुण सर ने बात छेड़ी थी। अच्छा, आज बात करता हूँ मैं। तो पता नहीं कौन है जो ये कर रहा है, ठीक है, यही है, यही है। कैजुअल क्या, जब बच्चों से, अब जब कोई मुझसे कहे कि बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, तो कैजुअल बात करूंगा तुमसे, इंटेंशनली बात करूंगा? कैजुअल बात करूंगा ना। तो अपन ठीक है ना, वो तो अपने बच्चों से बात कर रहे हो ना, यूट्यूब पे थोड़ा ना बात कर रहे थे, या इंटेंशनली कटवाने थोड़ा ना बात कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो? और क्योंकि यूट्यूब पर कोई ऐसी बात नहीं बोलता, ये बैच की बात थी, किसकी थी? बैच की। हाँ, और बात सही है, सच्चाई उसमें क्या है? तो नहीं, अच्छे से तब बोलते जब इंटेंशन हमारा ऐसा होता, अब इंटेंशन थोड़ी ना है हमारा ऐसा, इंटेंशन कभी है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड भी है। आ जाओ, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है क्या ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अपनों ही बीच होते हैं, ठीक है, और वही गड़बड़ करते हैं। इसमें डाउट कोई? बेटा कोई डाउट? क्लियर है एकदम? चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं। अरे देखो, टिश्यू ग्राफ्टिंग पर एक बार क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व इन टिश्यू ग्राफ्टिंग? तो टी हेल्पर्स, टी टी सीएमआई, सीएमआई आपको लगा के आना है, ठीक है, वो मैंने ऐड करा दिया है। पर बाई चांस ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, नीट में नहीं आया हुआ, एआईपीएमटी करके होता था, 3 साल लगातार आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज इन टिश्यू ग्राफ्टिंग? तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग में, साइक्लोस्पोरिन। एआईपीएमटी वो लगातार क्वेश्चन आया था, तो मैं वेरी 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 करके लिखाता था उसको, ठीक है, तो वो भी यहां बात कर रहे हैं। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग समझते हो ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू ग्राफ्टिंग एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहले हम मैचिंग करते हैं ब्लड ग्रुप की, फिर मैचिंग करते हैं हैला, हैला मतलब ह्यूमन लिकोसाइड एंटीजन, हैला। हैला कौन होते हैं? एमएससी मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो एमएससी मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? MSC1 एंड MSC2। क्लियर है बिल्कुल? और फिर हम क्या यूज करते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। कौन सी ड्रग? साइक्लोस्पोरिन या कॉर्टिसोल। याद रहेगा इतना, बस खत्म। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर 1 मैचिंग। किसकी मैचिंग कर रहे हो यहां पर आप? एक तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग करोगे और हैला,
ब्लड ग्रुप और ह्यूमन अच्छा ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। कौन से होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, जरा बताओ। मेजर हिस्टो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कहां पर क्या आएगा? कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यानी MHC कितने टाइप के हो सकते हैं? MHC 2, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। पुराने नोट्स देखोगे तो मैं टाइप 1 टाइप 2 का पूरा साइकिल भी बनाया है मैंने, पूरा साइकिल, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे काम करते हैं, समझ रहे हो? पर अब नहीं, समझ गया। हाँ, अगर MSC 1 और MSC 2 की बात करता हूं, ठीक है, तो ये लगभग सारी सेल पर मिलते हैं, प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स, पर एक खास टाइप के ल्यूकोसाइट पर ही मिलते हैं, ठीक है, खास टाइप के ल्यूकोसाइट, उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। तो प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एक तरीके से ल्यूकोसाइट, तभी इनको हेला बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या यूज करोगे इसके अंदर? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। कौन से होते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स? आपको दो याद रखने, साइक्लोस्पोरिन और दूसरा क्या याद रखना है आपको? कॉर्टिसोल। कोई डाउट? अब आ जाओ उसके बाद, लिखो पहले, इतना नोट कर लो। कौन है भाई? इसका हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो WBC के सरफेस पे मिलने वाले एंटीजन, एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ WBC। हो गया? तेरी एनसीईआरटी बहुत पुरानी है क्या, नहीं है? नहीं पढ़ो भाई, एक ही पढ़ो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। जो नोटेबल पॉइंट है उस पर आप लिखना चालू कर दो, पर पढ़ो वही, नहीं रिस्क मत लो। लाइफ टाइम नहीं, धीरे धीरे रिड्यूस किए जाते हैं, पर लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ठीक है, रिड्यूस किए जाते हैं। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, और भी दिक्कत हो जाएंगे, मतलब उसको केयर करनी पड़ती है उस इंसान को बहुत ज्यादा, ठीक है, खाने पीने हाइजीन सब चीजों की केयर करनी पड़ती है उसको। हाँ, करें स्टार्ट? हाँ भाई, तीनों क्या चल रहा है गुपचुप? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? MSC और ये तो कॉमन नेम हो गया ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ऐसे एंटीजन जो ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलते हैं। कौन है? MSC मॉलिक्यूल,
ये ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलते हैं एमएससी मॉलिक्यूल। एमएससी मॉलिक्यूल कई दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 लगभग सभी की सरफेस पर मिलते हैं, टाइप 2 स्पेशली, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस में मिलते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन होते हैं? बी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्रोफेज भी होते हैं कुछ जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्पेशली ल्यूकोसाइट की बात चल रही है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर क्वेश्चन आता है। एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव आप जानते हो, पैसिव आप जानते हो। जहां पर एनर्जी यूज होती है वो एक्टिव है, बिना एनर्जी के कोई काम हो जाए पैसिव है। आपको एंटीबॉडी बनाने पड़ेंगे, एक्टिव है। आपको बने हुए एंटीबॉडी दे दिए जाए, पैसिव है, ठीक है। हाँ, एंटीबॉडी बनाते हो तो मेहनत पड़ती है, टाइम लगता है, तो आप लंबे समय तक उन एंटीबॉडी को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी सेल भी बन जाते हैं। बने हुए एंटीबॉडी आपको दे दी जाए तो मेमोरी सेल तो नहीं बनेंगे। तो मेमोरी सेल नहीं बनेंगे तो लंबे समय तक आपका वो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, वो टेम्परेरी है। हाँ, एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए, मतलब बचाव में यूज होता है इसका, प्रोफाइलैक्सिस। हाँ, अब एंटीबॉडी बने हुए दिए जा रहे हैं क्योंकि बनाने का टाइम निकल चुका है, मतलब ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। जैसे जब वेनम मतलब बॉडी में एंटर करता है, स्नेक वेनम, तो आपको एंटी वेनम लगाना पड़ता है। तो एंटी वेनम क्या है भाई? एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम, जिसमें उस वेनम के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। या जब आपके चोट लग जाती है तो एटीएस का इंजेक्शन लगवा रहे हो, एटीएस में क्या है भाई? एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम, यानी उस टिटनस के जो एंटीबॉडी है। समझ गए ना मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी कल और परसों तक मैं पूरा एक चैप्टर खत्म कर दूंगा एक्सेप्ट ड्रग्स, ठीक है। तो अपना ड्रग वाला पार्ट टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, वो नेक्स्ट में ड्रग करा करके मैं, हाँ ये हो सकता है, देखो एक चीज है, कल मैं तुम्हें बता दूं तो तुम तैयार रहोगे। हो सकता है अगले राउंड के अंदर मैं बायोटेक ना कराऊं, मैं इवोल्यूशन कराऊं, क्योंकि एक्चुअल में वो 3 और 4 बैच का चक्कर पड़ रहा है कि एक्चुअल में वहां बायोटेक कमिट की थी हम लोगों ने, बायोटेक कराएंगे, तो वो कंबाइंड नहीं हो रहे हैं बैच अभी। समझ गए ना मेरी बात? तो जो भी होगा, कोई सिलेबस सिलेबस सबका जब सेट हो जाएगा, तो एक टारगेट दे दिया भी इतने तक सिलेबस, तो लोग टीचरों ने कहा कि इतने तक हम कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए बोल रहे हैं। तो मैं फिर अगली बार जब आऊंगा तो मैंने कहा इवोल्यूशन करा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि बायोटेक में कंबाइन करके कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई बायोटेक कमिट किया है मैंने उनसे, तो मतलब जहां 4 लेक्चर लगेंगे वहां 5 लगाऊंगा मैं, एकदम परफेक्टली, क्योंकि मतलब ऐसा छप जाए कि 12-15 क्वेश्चन तुम्हारे अगर आ जाते हैं तो छूटने नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो वो मैं कंबाइन करके कराऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बायोटेक के अंदर। इवोल्यूशन मैं कराऊंगा अगले राउंड, इवोल्यूशन एक राउंड में हो जाएगा, अगले नेक्स्ट राउंड में 5 क्लासों में इवोल्यूशन होता है मेरा। यहाँ तो 2-2 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो 5 में इवोल्यूशन, एक में वो, एक में प्रैक्टिस प्रैक्टिस पूछना, ये चलेगा। पर पूछूंगा उसी से जो हाथ उठाएगा, ठीक है। नहीं, सबसे नहीं पूछूंगा, नहीं गायब हो जाएंगे यार, क्लास वैसे भी खाली है, तुम खाली कर दोगे यार, ठीक है। दूसरे को फायदा होगा, क्या फायदा होगा? वो सुनेगा, 10 बार सुनेगा, ना चाहते हुए सुनेगा, नहीं समझ में आया? गमछा बांध के सुनेगा, समझ में आया? पर सुनेगा, मजबूरी होगी। समझ में आ गया? तो हाँ, समझ में आ गया? तो इसमें आ जाना, छुट्टी मत मार लेना। तो एक क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ पूछ लूंगा, ठीक है। नया चैप्टर चालू नहीं कराऊंगा, वो मैं फिर बायोटेक एक साथ कराऊंगा मैं, लास्ट बायोटेक बचेगी मेरी, ठीक है ना। तो तेजी से बताना, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव, इसको क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं, किसके लिए होती है? फॉर प्रोफाइलैक्सिस, फॉर भाई ये किसके लिए होगी? फॉर ट्रीटमेंट, इधर ही लिख देते नीचे। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट, एंटी बॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट का मतलब हम सब,
जबकि यहां पर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोफाइलेक्सिस मतलब क्या बेटा? अच्छा तुम सुन नहीं पाए, कोई नहीं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्शन कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं आपके, इसी तो लगाते हैं तुम्हें बीमारी ना हो, बचाव के लिए। कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की लगा रहे हैं, फैल रहा है, ठीक है। जो भी वैक्सीन तुम सुन रखे हो, वैक्सीन का मतलब है आपको फ्यूचर में वो बीमारी ना हो। अगर बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे? तो भाई एंटीबॉडी देंगे डायरेक्टली बने हुए। ट्रीटमेंट में आप पैसे भी यूज करोगे और बचाव के लिए आप एक्टिव यूज करोगे। ऐसा तो नहीं बीमारी हो गई अब मैं वैक्सीन लगा रहा हूं, तो मतलब क्या है? बीमारी हो गई तो मैं अपने आप वैक्सीनेटेड हो गया ना। भाई कोरोना के टाइम पर जो लोग बीमार पड़े थे वो दोबारा कोरोना हुआ उनको? नहीं, क्योंकि बॉडी वैक्सीनेटेड हो गई अपने आप नेचुरली। हाँ, जो बीमार नहीं पड़े तो उन्हें हमने क्या लगा दिया? वैक्सीन लगा दिया, यानी आर्टिफिशियली हमने उस वायरस को इंड्यूस कर दिया बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एंटीबॉडी बने। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो एंटीबॉडी बनाना है, बनवाना है बॉडी से, नेचुरल इन्फेक्शन से बन सकते हैं या आर्टिफिशियली वैक्सीन इंड्यूस करके बन सकते हैं। हाँ, वैक्सीन इंड्यूस कर रहे हो फ्यूचर में बीमारी ना हो, और बीमारी हो जाए तो आप बने हुए एंटीबॉडी दे दोगे बॉडी को। नहीं आई? आ रही नहीं आ रही? नहीं आया तो पूछ लेना, पर आनी चाहिए। हाँ बेटा, अब आएंगे उस पर भी आएंगे, वैक्सीन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना, आने वाला उसी पर, अगला वही टॉपिक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट। अच्छा, अगर तुम एंटीबॉडी बना रहे हो तो तुम्हारे अंदर कौन बनेंगे? मेमोरी सेल बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? और मेमोरी सेल बनेंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे ना, यस या नो? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, यहां क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल। यहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल बन रहे हैं इसलिए इसका भाई लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक काम करती है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक काम करेगी। इधर बात करेंगे तो यहां मेमोरी सेल नहीं होते, एब्सेंट। शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल यहां पर नहीं है, समझ गए? मेमोरी सेल तो लंबे समय तक काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके तुमसे कहूं कितने प्रकार की हो सकती है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, तो ये भी तो नेचुरल आर्टिफिशियल में डिवाइड कर सकते हो। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रट्टा नहीं मारना। नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, जिन लोगों को एक बार कोई इंफेक्शन हो जाए, मतलब बॉडी के अंदर मेमोरी सेल और एंटीबॉडी बन जाते हैं ना, कोई डाउट? यानी बॉडी अपने आप इम्यूनाइज हो गई ना, तो नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू होगा या आर्टिफिशियल? यानी किसी को बीमार आर्टिफिशियली किया जाता है, नेचुरली हो जाता है? नेचुरली हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंड्यूस कर सकते हैं, बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंड्यूस कर सकते हैं। यानी रट्टा नहीं मारोगे, कोई भी इंफेक्शन की बात करेगा मतलब नेचुरल एक्टिव की बात कर रहा है, कोई भी वैक्सीन की बात करेगा यानी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा है। कोई क्लियर है बिल्कुल? तो बस रट्टा नहीं मारना। ऑल एग्जाम्पल में ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, all vaccination, पैसिव का मतलब है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, यस या नो? अब प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी नेचुरली भी बॉडी में जा सकते हैं और आर्टिफिशियली भी जा सकते हैं। अब नेचुरली का मतलब है जब एक नन्ना मुन्ना बच्चा, ठीक है, जब हाँ नन्ना मुन्ना बच्चा का ना बाहर आ गया तो फीडिंग करेगा मदर की,
फीडिंग करेगा तो उसको कोई एंटीबॉडी मिलेंगे वहां से? कौन से एंटीबॉडी होते हैं कोलेस्ट्रम में? आईजीए, याद रहेगा ना। हाँ, जब वो फीटस था, मदर को कोई वैक्सीनेशन करवाया, तो उस वैक्सीनेशन की एंटीबॉडी फीटस के अंदर चली जाएंगी थ्रू प्लेसेंटा। आईजीजी नहीं आया क्या? तो प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी फीटस को मिल जाते हैं, और कोलेस्ट्रम के थ्रू आईजीए न्यूबॉर्न बेबी को मिल जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी। पर दोनों कैसी हैं? नेचुरल। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का। हाँ, अगर आपको किसी स्नेक ने बाइट कर लिया तो दौड़ के भागोगे कि भाई एंटीवेनम लगाओ, एंटीवेनम लगाओ, तो तुरंत एंटीवेनम लगाया जाएगा आपको। समझना मेरी बात। तो एंटीवेनम क्या है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो लैब में बनाए हैं। आप गिर गए, चोट लग गई, तो एटीएस, एंटी टेटनस सीरम लगाया जाएगा, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी। तो टेटनस का जो सीरम आता है उसमें एंटीबॉडी होते हैं, वो वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस के लिए लगाई जाती है, और एंटी टेटनस सीरम ट्रीटमेंट चोट लगने के बाद लगवाते हो एटीएस, या चोट लगने से पहले लगवाते हो? बाद लगवाते हो ना, बचाव के लिए। समझ में आ गया? तो टेटनस का वैक्सीन भी होता है, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। उसमें टेटनस के टॉक्सॉइड होते हैं, वो वैक्सीन अलग होता है। समझ गए? तो नेचुरल का एग्जांपल क्या दे दोगे भाई? IgA, IgG। ए भाई कहां मिलेंगे? कोलेस्ट्रम। आईजीजी कहां मिलेंगे? क्रॉस द प्लेसेंटा। आई है नहीं आई? आर्टिफिशियल के एग्जांपल जरा बताओ दो। एंटी टेटनस सीरम जो लगवाते हो आप, या एंटी, एक वेनम मूवी का भी नाम है, देखिए किसी ने? नहीं देखी? किसने देखी? देखिए ना। अरे सौरभ पांडे की कहां से आ गया? अब इंडियन मूवी है ही नहीं वेनम तो, बाहर की है ना ये तो। वेनम मैंने भी देखी है भाई, मैंने भी देखी है। मूवी देखना गलत बात नहीं होती है। समय पता होना चाहिए, अच्छी मूवी भी हो पर साथ में समय। ये समय चल रहा है, इसमें मूवी नहीं देखनी, जब एग्जाम हो जाए तब मूवी देखनी है। ठीक है? आईजीई, देखो आईजीटी तो हमारे बॉडी में होता है, बहुत कम होता है, ओनली बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होता है कोई क्योंकि बी लिम्फोसाइट सरफेस पर मैक्सिमम आईजीएम होता है। ये बात क्लियर? आईजीई ये हमारी बॉडी में नहीं होता, ऐसे मान के चलो। ये उनकी बॉडी में होता है जिनको एलर्जी होती है। समझ रहे हो? एलर्जी की वजह से बनता है आईजीई। इतना कम, लेस देन पॉइंट, पॉइंट के अंदर है तो उसको न के बराबर ही मानते हैं। थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन एनवायरमेंट से होता है। इन्फ्लेमेशन तो हर किसी की बॉडी में हो रहा है थोड़ा बहुत। इसमें आईजी कैसे आ जाएगा नेचुरल? कि नेचुरल आने का मतलब क्या है? आप किसी को देते हो, देने का मतलब है ट्रांसफर होना। नहीं आया क्या? किसी को ट्रीटमेंट में आईजी दोगे आप? किसी के ट्रीटमेंट में आईजीएम दोगे? ट्रीटमेंट में नहीं दोगे ना। क्या बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है आईजी आईजीएम? तो कैसे काउंट कर लोगे आप बताओ? या तो बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, जो कौन होता है? आईजी आईजीजी। या आप लैब में बनाकर किसी को दे रहे हो, तो ना तो आप दे रहे हो ना वो ट्रांसफर हो रहा है। तो आईजीजी और आईजीएम, सॉरी आईजी कौन कौन सा बोला था? ई और डी, ये क्यों काउंट होंगे एम और डी? समझ गए ना मेरी बात? तो पैसे में कैसे आ जाएगा? इम्यूनिटी का मतलब है दूसरे को जो प्रोवाइड कराई जा रही है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दिए जा रहे हैं, नेचुरली दिए जा रहे हैं, आर्टिफिशियली दिए जा रहे हैं। तो ये दो ही तो दिए जाते हैं, नेचुरली और उसमें, और एंटी जो एंटी टिटनस सीरम, एंटीवेनम हम आर्टिफिशियली लगाते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन? हाँ,
आईजीजी, जैसे मदर को बहुत सारी चीजों की वैक्सीन लगती है, टेटनस की भी वैक्सीन लगती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके एंटीबॉडी बच्चे को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। वो अलग है, वो रोगम एंटीबॉडी हैं, वो भी आईजीजी हैं। तो आईजीजी 50, आईजीजी तो कॉमन नेम है। अब आईजीजी बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोई वैक्सीन लग रही है तो उसके केस में भी आईजीजी बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इन्फेक्शन हो गया तो उसके केस में भी आईजीजी बन रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात। एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में भी आईजीजी बन रहे हैं, समझ गए ना। तो आईजीजी बहुत टाइप के हो सकते हैं ना, ठीक है। या जो मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वो आईजीजी है। चाहे वो, तू समझ पा रही नहीं समझ पा रही है, मतलब भाई आईजी, मैंने क्या कल एक प्रॉपर्टी बताई थी उसकी एक्वायर्ड की, स्पेसिफिसिटी, और जहां ये बताया था वहां डायवर्सिटी। तो आईजीजी एक टाइप के नहीं होते। अभी देखने में तो मैंने बताया ना जैसे चाबी होती है, कल समझाया था ना मैंने, तो वही समझाया था, नीचे समझाया था मैंने। चाबी होती है भाई, हजारों चाबी ऐसी तो होती हैं, सब में एक कुली होती है, सब में एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरीके बने होते हैं। पर क्या सारी चाबी एक जैसी होती हैं? नो, हर चाबी का एक वेरिएबल रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन होते हैं। वेरिएबल रीजन का मतलब है ये वाले पार्ट ये वेरी करते हैं। ऐसे आईजीजी सबकी, सबके बॉडी में आईजीजी बनती है, और हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक आईजीजी होती है, उसका वेरिएबल रीजन चेंज होते हैं बस, जो एंटीजन से बाइंड करते हैं। यस, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ जाए। आगे, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन, अगर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाए, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी और मेमोरी सेल प्रोड्यूस कराए जाएं, किसके लिए? फ्यूचर प्रोफाइलेक्सिस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन, ठीक है। पुराने टाइम पर, इसकी पूरी कहानी है, कहानी का भी टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है कहानी की, तो पहले कौन है यही होगा, मजा आता है कहानियों में। चलो, पुराने टाइम पर आपने ओमपुरी को देखा है? ओमपुरी, आगे की जनरेशन जानेगी नहीं ओमपुरी कौन है, ठीक है, आगे की बात कर रहा हूं, तुम जानते हो। हाँ, मैं अमरीशपुरी की बात नहीं कर रहा, ओमपुरी। हाँ, उसके चेहरे को देखना, चेचक जैसे स्पॉट थे चेहरे पर, ठीक है। एक्चुअल में पुराने टाइम में जब वैक्सीनेशन नहीं था तो लोग डरते थे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो होते थे बड़े खतरनाक होते थे, इनके स्पॉट जाते नहीं थे। पर शर्त है कि अगर वो किसी बड़े को हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे, पर बचपन में हो जाएंगे तो चले जाएंगे। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लोग डरते थे, और एक बार तो होने ही थे, कब तक बचाओगे? बड़े पे हो जाएंगे, बड़े पे हो जाएंगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा सारा का सारा। तो लोग चाहते हैं बचपन में ही हो जाए, पर चाहने से थोड़ी ना होता है। तो पहले क्या करते हैं, पार्टी का नाम भूल गया मैं, एक पार्टी का, ये मैं सही बता रहा हूँ एग्जैक्ट, पार्टी का नाम था। उस पार्टी को शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, शहरों में उन पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता था, बच्चों को बुलाया जाता था, बच्चों की पार्टी होती थी, ठीक है, खूब खाना पीना मस्ती एंजॉय, और एक इन्फेक्टेड बच्चे को छोड़ दिया जाता था। नहीं आया? रिटर्न गिफ्ट में सारे के सारे बच्चे स्मॉल पॉक्स लेके जाते थे। नहीं आया क्या? फिर पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों का केयर करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, वायरस का इन्फेक्शन है। पहले तो देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स को हमने रिलीजन से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, इंसान पढ़ा लिखा नहीं था। तो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको आप तुम समझाओगे नहीं, समझ में आएगी, रिलीजन से जोड़ दो, समझ जाएगा, ठीक है। और डरा दो, क्योंकि इंसान सिर्फ एक ही से डरता है, ऊपर वाले से। ऊपर वाला का मतलब ऊपर नीचे पता ही नहीं, हम तो अर्थ है, ऐसी हजारों अर्थ हैं, करोड़ों अर्थ हैं, नहीं आया क्या? प्लेनेट ही करोड़ों है, वो सॉरी गैलेक्सी करोड़ों है, मतलब करोड़ों क्या, मतलब पता ही नहीं है कितनी है। समझ में आ गया? क्या कर रहे हो तुम, इधर आ जाओ। तो सीधी सी बात है, हमने क्या जोड़ दिया इसको रिलीजन से, कि इट इज अ, ठीक है भाई, धर्म माता है, और माता का रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं, ठीक है, चाहे वो धरती माता हो, उसको माता से जोड़ दिया। अब जान दे देंगे पर माता पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत वैसे हैं, स्ट्रांग, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब माता है, जिस कमरे के अंदर उस बच्चा या जो भी है, उस कमरे में कोई जा नहीं सकता, जाने के लिए आपको नहाना पड़ेगा,
ठीक है, नीम के झरोके लगाए जाते थे, देखे होंगे घर में, क्योंकि उस समय डिटॉल या एंटीबायोटिक चीजें नहीं थी। नीम सुपर एंटीबायोटिक का काम करता है। जहां पर उस खाट पे लिटाया जाता था, चारों तरफ नीम के झरोके रख दिए जाते थे। कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि माता है अंदर। नहीं आया क्या? आपको नहाना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा, तो दर्शन करने जाना है तो भाई देख लो, ठीक है। एक इंसान जो केयर करेगा वो थोड़ा वो तो साफ सुथरा होता है, रूम साफ सुथरा होता है, क्योंकि उस समय वायरस का इन्फेक्शन था। और वायरस के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं थे, तो गलती से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इम्यूनिटी सप्रेस है, तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो बचाने के लिए ये तामझाम किए जाते थे और लोग मानते थे इसको, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो चीजें बहुत कनेक्टेड थी, रिलीजन से जोड़ा गया है इनको, तभी इंसान कर पाया। नहीं तो इंसान दुष्ट है, वो किसी से नहीं डरता। समझ में? डराने के लिए क्या? तो भगवान छोड़ेगा नहीं, नहीं आया क्या? पर एक्चुअल में थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बॉडी चलती है। आपने थॉट प्रोसेस बना ली कि इसके अंदर भगवान है और ये मेरा कुछ बिगाड़ने नहीं देगा, तो एक्चुअल में तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। थॉट प्रोसेस सारा की भगवान तो हमारे अंदर ही है भाई। भगवान का मतलब है, फिजिक्स में क्या कहते हैं? एनर्जी। एटम में भी एनर्जी है, डेड पार्टिकल में भी एनर्जी है, सब जगह नो डाउट। कण कण में भगवान है। तो पूरी साइंस है भाई, कुछ भी इधर की चीजें नहीं है। जब तुम इसको बढ़िया चीज, तुम सारा कचड़ा कर देते हो अजित। सुन ले बेटा, मैं पता है तुम ज्ञानी हो, तुम्हें पता है, पर फिर भी जो तुमने पढ़ा है वही बातें बता रहा हूं, ठीक है। समझ रहे हो? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, सिंपल सी बात है। तुम सब कचड़ा कर देते हो बात का, ठीक है। तो समझ में आया ना जो मैं बताना चाह रहा था? तो इस चीज को किससे जोड़ दिया उन्होंने? रिलीजन से जोड़ दिया। तो उस समय स्मॉल पॉक्स, उस समय वैक्सीनेशन नहीं आया था, इस वैक्सीनेशन की खोज नहीं हुई थी। तो वैक्सीनेशन इसके बाद ही स्टार्ट हुआ, स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीन बना था, ठीक है। उसकी भी एक कहानी है, राजा महाराजा पूरी किस तरीके से बनी थी। काउ पॉक्स था स्टार्टिंग में, काउ पॉक्स से कैसे हमने इसको वैक्सीन, उसकी भी एक कहानी है बहुत बड़ी, पर अब ज्यादा नहीं, इधर आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वैक्सीनेशन हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि शरीर में मेमोरी सेल का डेवलपमेंट हो जाए और फ्यूचर में आपको उसको बचाव हो, इसलिए तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है? वैक्सीनेशन मेमोरी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है। अरे हाँ बेटा, चिकन पॉक्स अलग होते हैं, बड़ी माता कहते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स अलग होते हैं, छोटी माता कहते हैं। समझ रहे हो? आ जाओ, सुन। हाँ हाँ, वायरस अलग हैं, वेरिसेला, वेरियोला, सब अलग अलग हैं। कह तो रहा हूं यार, छोटी माता बड़ी माता। छोटी माता का मतलब छोटे छोटे पॉक्स निकलते हैं जिनमें फ्लूइड फिल्ड होते हैं, डॉक्टर अपना टॉर्च मार के देखते थे, हाँ फ्लूइड भरा हुआ है, स्मॉल पॉक्स है। फ्लूइड नहीं है, चिकन पॉक्स है। उस समय के लोग वास्तव में इंटेलिजेंट थे भाई, अब गधे होते जा रहे हैं, बिल्कुल गधे। मैं सच कह रहा हूं, डॉक्टर नाम डॉक्टर है, बस बस हम मैक्स में बैठे हैं, हम फोर्ट में बैठे हैं, समझ रहे हो, हम वेदांता में बैठे हैं, तो हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अंदर से गधे हैं सब। और एक्चुअल में ये लोग किनको हायर कर रहे हैं? किन डॉक्टर्स को? जो गधे डॉक्टर होते हैं उनको हायर करो, सैलरी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, सैलरी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। और ठप्पा किसका चल रहा है? मैक्स का चल रहा है, तो पेशेंट मैक्स के ठप्पे की वजह से आएगा, पर मजबूरी है, मैक्स का नाम भी तो रखना है। तो चार डॉक्टर उनको बहुत हाई लेवल के भी रखने पड़ते हैं, जिनको भर भर के देना पड़ता है। चार वो डॉक्टर रखेंगे जो एक्चुअल में जीनियस होंगे, बहुत टॉप जीनियस होंगे, ठीक है। और 10 वो रखेंगे जो बिल्कुल गधेड़े होंगे। यही होता है, क्योंकि बैलेंस बैठाना पड़ता है। समझ में आया? रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उन 4 डॉक्टरों को क्या देनी है? लैम्बोर्गिनी देनी है, समझ रहे हो? हाँ, जो करोड़ों की गाड़ियां देनी है, वो तभी पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जो तुम डिसाइड करो, तुम उन 4 डॉक्टरों में आना चाहते हो या उन 10 डॉक्टरों में आना चाहते हो? 4 में। और मैं सच कह रहा हूं, तुम अपने इस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ ना, तुम्हारे लोग चरणों में पड़े होंगे, मतलब चरणों में पड़े होंगे, हाथ जोड़ करके भाई बचा ले, बचा लीजिए। चलो, अब एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट को सुनना, वही वैक्सीनेशन है। कंसेप्ट ये है, स्टार्टिंग में लोग नहीं जानते थे, स्टार्टिंग में लोग नहीं जानते थे, तो वैक्सीनेशन का तरीका क्या था हम इतना समझ गए। जब स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स की बात चल रही थी ना, तो एक बेवकूफ आदमी ने, ठीक है, इतना समझ लिया कि कुछ तो है,
जो इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में बन जाता है और दोबारा इन्फेक्शन का असर नहीं होता, तो दवा का काम करता है। तो ऐसे ही उसने कहा, गलती से उसने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी काऊ को भी होती थी, चेचक टाइप की, तो उन्होंने कहा सेम बीमारी है तो नहीं, कुछ होते हैं पागल टाइप के लोग। उसने गाय का, मतलब वो उसका नाम मैं पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो क्या करता था, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था। तो उस समय बहुत पिटता भी था, जहां दिख जाता तो लोग मारते थे उसको। वो चुपचाप से बच्चों को इंजेक्शन लगा देता था और फिर देखता था क्या हो रहा है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो बहुत पिटा, बहुत उसमें हुई, उसका पूरा कैरेक्टर, उसका पूरी, ये एक्चुअल कहानी बता रहा हूं मैं, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसे डेवलप हुई। तो लास्ट में उसने दिमाग लगाया कि यार मेरे, उसके गाय का तबेला था उसके यहाँ, और गायों को हो गया था इसको काउ पॉक्स। तो उसने गाय का सीरम, मतलब ब्लड निकाला और एक बच्चे के अंदर लगा दिया, समझना मेरी बात, जिसको इन्फेक्शन था, और उसका इन्फेक्शन सही हो गया। क्योंकि उसका कंसेप्ट ये था कुछ तो बनता है इसके अंदर और दोनों सेम करते हैं, और वो गलती से एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे जैसे पी वाला जो था जेनेटिक्स वाला एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यहां पर दोनों के एंटीजन सेम थे, एंटीजेनिसिटी दोनों एक जैसी दिखा रहे थे। जब नहीं तो कई केसों में भाई वो अलग एनिमल है, वो अलग एनिमल है, और उसकी नहीं, एक एक्सीडेंट था जिसने इस चीज को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, उस एक्सीडेंट में क्या था, उस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी बन रहे थे, और वो स्मॉल पॉक्स के एंटीबॉडी से मिमिक्री समझते हो, सेम टाइप के एंटीबॉडी थे, सेम टाइप के, उन एंटीबॉडी ने उन एंटीजन के अगेंस्ट काम किया और उसका स्मॉल पॉक्स सही हो गया। तब से चीज डिस्कवर हुई और यहां से चीजें आगे बढ़ी। उसने उसने से कंसेप्ट दिया था, साइंटिस्टों ने आगे, लुईस पास्चर जैसे साइंटिस्टों ने आगे जाकर इसकी वैक्सीन उस पर काम किया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही कंसेप्ट में बता रहा हूं। मानो कि पहले के टाइम पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, मानो कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई मान लो, जब बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करता है, तो बी लिम्फोसाइट से इनका इंटरेक्शन होगा, बी या टी, बी या टी लिम्फोसाइट से इसका इंटरेक्शन होगा, हाँ या ना। ठीक है, जब इंटरेक्शन होगा तो बॉडी बीमार भी पड़ेगी। तो साइंटिस्टों ने कहा एक काम करते हैं, इस बैक्टीरिया और वायरस को मार दो, किल्ड, मार के बॉडी में इंड्यूस कर दो तो बॉडी का इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। तरीका ठीक था, पर ऐसा मारना है कि सरफेस एंटीजन ना बिगड़े। भाई आप इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी को आइडेंटिफाई करा रहे हो, देख ले भाई ये फ्यूचर में आता है जिंदा, तो उसको मारना है, हथियार पहले से बना ले। ये तो इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, बॉडी को इंड्यूस कर रहे हो। पर तुम किसी को इतना मार के ला रहे हो बॉडी के पास कि उसका हुलिया ही बिगड़ गया, तो बॉडी कैसे इम्यूनाइज करेगी, कैसे आइडेंटिफाई करेगी। तो इस तरीके से मारो। ठीक है, फॉर्मुलिन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं कि सरफेस एंटीजन ना बिगड़े और बॉडी के अंदर क्या करो, इंड्यूस कर दो। ठीक है, फिर साइंटिस्टों ने कहा कि हम मरे हुए किसी पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं या बॉडी को इंड्यूस करते हैं तो इम्यूनाइजेशन तो होता है, पर बहुत अच्छा नहीं होता, मेमोरी सर इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो उसका तरीका क्या तोड़ने का, जिंदा को भेजो। ठीक है, पर जिंदा को जिंदा फॉर्म में भेजेंगे तो बॉडी को वैसे ही मार देगा, तो उसको कमजोर करके भेजो। नहीं आया क्या। और कमजोर का मतलब हो गया एक्टिवेटेड, जिसकी पैथोजेनेसिटी सप्रेस हो जाए। जैसे एक जंगली शेर के सामने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें छोड़ देगा क्या, खा जाएगा, सर को 2 मिनट में उखाड़ के अलग कर देगा, झटके से करेगा ना। पर आजकल देखे होंगे लोग, शेर मुंह फाड़ रहा है जिंदा और अपना सर डाल दे रहे हैं अंदर, वो कुछ नहीं कर रहा। नहीं आजकल देखा, आजकल पालतू शेर, पालतू शेर कहां से आया, पालतू एनाकोंडा। ठीक है, तो मैंने बच्चों को बताया भी था एग्जैक्ट, क्योंकि मतलब एक जमाना था जब मैं शायद कोटा में था, कहा था जहां भी था, तो वो आते हैं रिसोर्ट नहीं घूमने के लिए, वो अपना वो देने आते हैं, तो दिखाने आया कि सर हम ऐसे ऐसे रिसोर्ट, हम अपने वो प्रोग्राम में हैं। उसमें देखो हम इसमें एक फोटो थी, एनाकोंडा के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है, तो ये क्या है, असली है, हाँ सर असली एनाकोंडा है। तो मैंने, ये लेटा है, खा नहीं रहा है, नहीं नहीं, हमारे रिसोर्ट की ये तो खास बात है, हम वाइल्ड एनिमल से आपका इंटरेक्शन कराते हैं। ठीक है, देखो शेर के मुंह में इंसान गर्दन डाले हुए है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक रोमांच यहाँ मिलेगा, आप आओ तो सही एक बार हमारे रिसोर्ट में। तो मैंने कि भाई ये क्या है, समझ में आ गया ना। तो एक्चुअल में वो क्या था, आजकल देखे होंगे आपने कि आजकल बहुत सारे रील्स में देखे होंगे सऊदियंस अपने शेर को पालते हैं, बड़ा कॉमन है। क्योंकि अगर आप किसी खतरनाक पैथोजेनिक एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को, कंपाइल कर रहा हूं मैं, कई जनरेशन तक नॉन पैथोजेनिक मीडियम में रखते हो तो उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है। शेर के बच्चे को अगर आप कई जनरेशन तक बकरी और नहीं सुनो, भेड़ के बच्चों के संग पाल रहे हो तो वो शेर का बच्चा रहेगा, भेड़ बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इंसान ही उसको खिला रहा है, इंसान ही उसको पिला रहा है, समझ रहे हो, इंसान उसको घुमा रहा है, तो इंसान तो दोस्त है भाई उसका। अरे हाँ या ना। तब दिमाग लगाया यार ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो वीक हो, कमजोर हो, ठीक है, और ह्यूमन को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमने लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन बनाई। क्या बनाई हमने इसके बाद,
लाइव लाइव एट्यूनिएटेड वैक्सीन, ये वीक होती है। कैसी होती है? वीक, कमजोर। और ऐसे कमजोर पैथोजन को जब बॉडी में इंड्यूस करोगे तो बॉडी में वो डिवाइड भी करेगा जाकर के, यस या नो? जब बॉडी में डिवाइड करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसका इंटरेक्शन होगा इम्यून सेल से, माना जाएगा कमजोर है इसलिए, पर इम्यून सेल अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेमोरी सेल परफेक्ट बनेंगे। तो अच्छा तो यही है। पर अगर कोई, जैसे शेर की बात कर रहा हूं जो पालतू है, अगर गलती से भी ह्यूमन का खून उसके टंग में लग गया या उसको मजा आ गया तो 2 मिनट में तुम्हें समझ में आया? हाँ, रेल सही बोल रहा है वो, ठीक है। उसमें क्या होगा? तुम दांत फाड़ के हंसते हो, गलत क्या बोला वो, ठीक है। अब इधर आ जाओ। समझ में आया? तो वो नॉन पैथोजेनिक पैथोजेनिक भी हो जाता है। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी के सब बच्चों को पिलाए जाते थे, नॉन पैथोजेनिक थे, ठीक है, पर जिंदा वायरस था उसके अंदर, पोलियो का जिंदा वायरस ओपीवी के अंदर। जानते हो ये वाली बात? कुछ बेवकूफ होते थे, जैसे हम, मुझे याद है कि ठीक है कैंप लगता था, कैंप में वो लोग आते थे तो कुछ लोग बच्चों को लेके आते थे, कहते बच्चे को हम तब पिलाएंगे पहले 2 बूंद हमें पिलाओ, हम टेस्ट करेंगे सही है नहीं है तो बच्चे को पिलाएंगे। अब उनको, भाई हम अपने बच्चे को पिला रहे हैं, पहले हम भी तो देखें क्या है इसके अंदर। तो समझाया गया कि भाई बच्चों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो पिलाते नहीं थे, जब हमारे लिए ठीक नहीं है बच्चे के लिए ठीक कैसे हो सकता है? अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, ठीक है, तो उन्होंने नहीं पिलाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो न्यूली बॉर्न बेबी है। समझ में है मेरी बात? वो पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी हमसे बेटर रखता है। नहीं समझ में आया? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए जितना भी वैक्सीन होता है वो 3 से 4 साल तक के बच्चे को दे दिया जाता है, तभी तो 2 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती थी वैक्सीन। 2 बूंद जिंदगी के अर्ली जो न्यू बॉर्न 5 साल के बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को, या 5 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती थी। समझ में आया? तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई प्रेग्नेंट मदर है, या किसी को SCID हो रखा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, किसी को एड्स हो रखा है, तो इनको गलती से भी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं दिए जाते। समझ में आया? और आपको पता भी होगा ओरल पोलियो वैक्सीन के पॉइंट में कुछ केस ऐसे भी थे जिसमें वैक्सीन पीने से लोगों को पोलियो हो गया था, यानी शेर के मुंह में खून लग गया था। समझ में आया नहीं आया? पर गलती उसमें बहुत सारी थी, कंटिन्यू चेन मेंटेन नहीं की, ठीक है। मतलब बीच में उस शेर को जंगल में छोड़ दिया गया और उठा के फिर पालतू बना के रख लिया गया, फिर लोग आए तो उनके बीच में छोड़ दिया गया तो उसने खा लिया, उसने चेन मेंटेन नहीं की। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही कई वैक्सीन के कंटेनर चेक किए जाते हैं माइस के ऊपर कि सब कुछ सही है, बीच में कोई चेन ब्रेक तो नहीं हुई, तो केस होते पर गवर्नमेंट उसको दबा लेती है, जिससे कि इन लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कैसे रेडिकेट होगा? ठीक है, हजारों लाखों में से 1-2 चले भी जाए तो गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आई या नहीं आई? इसकी वजह से ही रेडिकेट कर पाए। तो अंतर क्या था भाई? पहले मरा हुआ बैक्टीरिया वायरस डाला, फिर हमने लाइव एट्यूनिटी डाला, बेटर लगा। फिर तब तक साइंटिस्टों को समझ में आ गया कि पूरा बैक्टीरिया वायरस इम्यूनाइजेशन नहीं करता, बस सरफेस से मिलने वाले एंटीजन ही इसको इम्यूनाइज करते हैं, वही जरूरत है। तो लोगों ने शुरू कर दिया, पूरी मुहिम छड़ी सब यूनिट वैक्सीन की। सब यूनिट का मतलब है पूरा बैक्टीरिया वायरस मत यूज करो, इनके सिर्फ इनके यूनिट्स को यूज करो जो वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको आइसोलेट करने की मैकेनिज्म स्टार्ट हुई, पर तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई। कौन सी आ गई? आरडीटी। तो आरडीटी में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए जीन होते हैं, हमने जीन निकाल लिए जो सरफेस एंटीजन को बनाते थे, रिकॉम्बिनेंट बनाया और होस्ट में डाल के ट्रांसफॉर्मेंट कर दिया उसको, और हमने उन प्रोटीन को जो बड़ी मुश्किल से आइसोलेट कर पा रहे थे बड़े पैमाने पर बना लिया। ठीक है, जैसे आज की डेट में तुम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हो, वही तो है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? किसने नहीं लगवाई? किसने लगवाई? पता नहीं, बचपन में नहीं लगती है भाई, बड़े पे लगती है, पता नहीं सर। तो किसी पड़ोसी को पता होगा भाई, 200 रुपए की लगती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लगवा लो। स्कूल में लगा था, एक लगा था कि 3 लगे थे? कचड़ा 0 हो गया, 3 लगेंगे लगातार। हाँ, पहली दूसरी और बूस्टर डोज, तभी काम करेगी, काम नहीं करेगी। 200 रुपए की आती है, कहीं भी मिल जाती है, लगवा लो, मजाक मत समझो, क्योंकि ये गड़बड़ है, ठीक है।
क्योंकि पहले हमें भी अवेयर नहीं थे, मेरी मदर को वैक्सीन नहीं लगी थी हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। तो मेरे कजिन थे, उनको हेपेटाइटिस बी था, पर उन्होंने किसी को बताया नहीं, ठीक है। और वो डायबिटीज चेक कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मशीन से डायबिटीज चेक करी होगी और वही उसी उसी निडल से मदर की डायबिटीज भी चेक कर दी। तो उस समय नहीं पता था, मदर ने टोका भी था, सेम क्यों लगा रहे हो, चेंज कर लो, अरे कुछ नहीं मामी कुछ नहीं, ऐसे करके समझना मेरी बात। उसकी वजह से उनको डायबिटीज हो गई, सॉरी उनकी वजह से उनको हेपेटाइटिस हो गया, और हेपेटाइटिस की वजह से लिवर वीक हो गया। और लास्ट टाइम पर जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर ने भी कहा कि लिवर पर सीधा इफेक्ट आएगा क्योंकि उनको हेपेटाइटिस है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हम हैवी ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, और हैवी ट्रीटमेंट जब कराया तो उसका साइड इफेक्ट लिवर पर भी पड़ गया। समझ में आया? इसलिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो वैक्सीन बहुत महंगी नहीं आती, मात्र 200 रुपए की आती है प्राइवेट में, सरकार फ्री लगाती है। कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट का बनाओ तो फ्री में लग जाएगी, तो लगवा लो भाई। उसके बाद फिर हम लोग अवेयर हुए, सबको फिर वैक्सीन लगवाई गई, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता वैक्सीन का। समझ में आया? वैक्सीन ये पढ़ा तो रहा हूं, समझ में नहीं आ रही ये वाली बात। साइड इफेक्ट क्या होगा, आपका बॉडी का सिस्टम इंड्यूस कराया जा रहा है। तो सब यूनिट समझ में आ गई। अब साइंटिस्टों ने कहा सब यूनिट कैसे बना रहे हो आप? अरे हम डीएनए निकाल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, होस्ट में डाल करके बना रहे हैं। उन्हें तुम तामझाम कर क्यों रहे हो? डीएनए निकाल करके रिकॉम्बिनेंट बना रहे हो, फिर किसी होस्ट में डाल के प्रोडक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट डीएनए को इंसान में डाल दो ना। जो सब यूनिट तुम बाहर बना रहे हो, जो सब यूनिट तुम बाहर बना रहे हो सब यूनिट कहां बना लो? बॉडी के अंदर। क्या कोई बोलेगा नहीं, क्या बोलते हैं इन वैक्सीन को? डीएनए वैक्सीन बोलते हैं ना। तो सुनेगा नहीं तो यही होगा, फिर पूछेगा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये बातें बाद में भी कर सकते हो ना, अभी तुम ध्यान यहां लगाओ। तो दिमाग क्या लगाया साइंटिस्टों ने कि उस डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट बना करके किसी होस्ट में प्रोडक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट डीएनए को ह्यूमन में ना डाल दो, वो प्रोटीन बनती रहेगी अंदर, ऑटोमेटिकली वैक्सीनेटेड हो गया। आज की डेट में तो ईडीबल वैक्सीन बन रहे हैं। ईडीबल समझ रहे हो, फ्रूट्स को खाओ वैक्सीनेटेड हो जाओ। पर इनके साइड इफेक्ट भी हैं जिस पर काम चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे कोई प्रोटीन आपको जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यू बॉडी में बनी रही है बनी रही है बनी रही है, फॉरेन प्रोटीन है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर नहीं हो जाएगा, एलर्जी नहीं हो जाएगी, साइड इफेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो बस वही इनके साइड इफेक्ट है जिन पर काम चल रहा है। नहीं तो हेपेटाइटिस बी की थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी बन चुकी है, पर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। एनसी अवेलेबल का मतलब है आम इंसान अभी यूज नहीं कर रहा। एनसीआरटी में जो दे रखी है हेपेटाइटिस बी की, वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं। तो एक बेसिक समझ में आया वैक्सीन करते क्या है, इसी को मैं क्लासीफाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले वैक्सीन आए थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट जनरेशन आए थे। कैसे आए थे? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फिर कौन से आए? सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। फिर कौन से आए? थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, इनको बोलते हैं होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। सेकंड जनरेशन को क्या बोलते हैं? सब यूनिट, पूरा ऑर्गेनिज्म उसकी यूनिट यूज करो, सब यूनिट वैक्सीन। भाई थर्ड जनरेशन को क्या बोलते हैं? डीएनए, डीएनए वैक्सीन। भाई होल ऑर्गेनिज्म के अंदर आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो किल्ड ऑर्गेनिज्म ले लो या लाइव एट्यूनेटेड ले लो, वीक। या लाइव एट्यूनेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीक, वीक ऑर्गेनिज्म।
भाई इनको भी यूज कर सकते हो। हाँ, सब यूनिट वैक्सीन के अंदर हमने दो चीजें यूज की, एक तो आरडीटी यूज की हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आर डी टी। हाँ, हमने टॉक्सॉइड भी यूज किए हैं यहां पर। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या होते हैं? इट इज इनएक्टिव टॉक्सिन। सर क्या होते हैं मतलब? जैसे कुछ बैक्टीरिया खुद कुछ नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का फायदा ही नहीं है। वो चुपचाप से अपने टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन बॉडी के लिए पैथोजेनिक है। तो हमने क्या किया, उनके टॉक्सिन्स को निकाला, उसको इनएक्टिव किया जिससे उसको नुकसान ना हो, और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उनको टॉक्सॉइड बोलते हैं, और टॉक्सॉइड हम वैक्सीन की तरह यूज करते हैं आज की डेट में। इनएक्टिव टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड बोलते हैं, विच एक्ट एज वैक्सीन। और उनके केस में जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, तो इसकी कॉमन वैक्सीन आती है डीपीटी, जो सब बच्चों को, तुम सबको लगी हुई होगी कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंक्लूडेड है वो, ठीक है, डीपीटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो आपसे कहा जाएगा हीट किल्ड के एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स तो लाइव एट्यूनेटेड है भाई, एयरटेल वाले क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट किल्ड में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। आईपीवी क्वेश्चन आता था, ओपीवी आईपीवी समझ में आ गया। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो आईपीवी किल्ड होते हैं, ओपीवी लाइव एट्यूनेटेड होते हैं। लाइव एट्यूनेटेड में कौन आ जाएगा? ओपीवी, ओ पी वी। ठीक है, अच्छा, रेवीज की वैक्सीन जानते हो? रेवीज, वो कुत्ता खा लेता है तब, किल्ड है, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है रेवीज, वाटर फोबिया हो जाता है। अब क्या होता है, कहानी कौन है, क्या होता है? कौन पूछ रहा था क्या होता है? ये तो नहीं पूछ रहा था, बताया था मुझे, तू ही पूछ रहा होगा या वो पूछ रहा होगा। ठीक है, चलो, रेवीज हो गया। टाइफाइड जानते हो? टाइफाइड, एटसेट्रा, ये सब लाइव, सॉरी, सब किल्ड वैक्सीन हैं। सब कैसे हैं? किल्ड वैक्सीन हैं। अच्छा, लाइव एट्यूनेटेड में बच्चों को पहली वैक्सीन कौन सी लगती है? बी सी जी। बीसीजी की फुल फॉर्म पता है? बैक्टीरिया बैसिलस था, ठीक है, इसलिए बैसिलस बोलते हैं। और सी और जी साइंटिस्ट के नाम पर, कालमिडियन ग्वेरिन। ठीक है, कालमिडियन ग्वेरिन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैसिलस यानी जो बैक्टीरिया का शेप होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन किया था, तो इसलिए बीसीजी नाम रख दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, लाइव एट्यूनेटेड होता है। ठीक है, और भी इन्फ्लुएंजा का भी बन गया है वैसे तो। ठीक है, ओपीवी, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट ले लो, ठीक, ये मेन है, एटसेट्रा। तीनों तीन छह याद रख लेना, इसमें एक ही याद रखनी है आपको, हेपेटाइटिस। और एनसीईआरटी में इसी की बात की गई है, एनसीईआरटी, क्योंकि मैं हेपेटाइटिस बी का एग्जांपल डीएनए वैक्सीन में भी लिखूंगा। डीएनए वैक्सीन में भी हेपेटाइटिस बी, पर एनसीईआरटी ने इसकी बात अभी नहीं की है। ठीक है, ठीक है, अभी मतलब जो बात की गई एनसीईआरटी के हिसाब से हेपेटाइटिस बी सेकंड जनरेशन। टॉक्सॉइड में एक ही याद रखना है आपको एग्जांपल, डी पी टी। तीन डिसीज है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ठीक है, तीनों का कॉमन वैक्सीन आता है। तीनों के अंदर तीनों बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को निकालते हैं, इनएक्टिव करते हैं, और एक सिंगल बाइल बना करके लगाई जाती है बच्चों के। ठीक है, डीपीटी के नाम से। तो ये तीन टाइप की वैक्सीन होती है। फर्स्ट जनरेशन जिसमें होल ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं मार के, या उसको लाइव एट्यूडेट कमजोर करके। फिर बाद में समझ में आया इनके पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करने की जरूरत नहीं है, इनकी एक यूनिट को यूज कर लो, तो सब यूनिट वैक्सीन आ गई। ठीक है, अब सब यूनिट को बनाने के लिए तो यूनिट को आइसोलेट करो या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करो, और कुछ बैक्टीरिया केस में टॉक्साइड यूज करते हैं। बाद में दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने, डीएनए को निकाल के रिकॉम्बिनेंट बना के करने की जरूरत क्या, डायरेक्ट डीएनए को क्यों ना डाल दिया जाए मॉडिफाई करके ह्यूमन में, डीएनए वैक्सीन आ गए। आई या नहीं आई? अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? आई समझ में? एट्यूनेटेड वाला बच्चा कौन था? आ गई?
हाँ बेटा बोल। होस्ट का मतलब इसका होस्ट, वैसे तो मैं वहां कराऊंगा अभी बायोटेक में ईस्ट, ईस्ट एक्ट एज होस्ट, क्योंकि वहां प्रोसेस आता है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाने के लिए आप कौन सा होस्ट यूज करोगे, नीट में पूछा गया है, ईस्ट। कौन सी कोरोना वैक्सीन, 10 तरह की कोरोना वैक्सीन है, वो थोड़ा क्वेश्चन आएगा क्या, सब यूनिट वैक्सीन है। चाइना की अलग है, रशिया ने अलग बनाई थी, इंडिया में सभी यूनिट बनी है, 50 तरह की वैक्सीन बनी है। जहां तक कोई डाउट, होल ऑर्गेनिज्म तो बनाने का मतलब ही नहीं, डीएनए वैक्सीन का भी जमाना है नहीं, सब यूनिट बनाई है, इन सब तभी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो सब यूनिट बॉडी में पड़ी हुई हैं और वो एंटीजन की तरह बिहेव कर रही हैं और उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हो रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है बेटा? अब छोटा सा टॉपिक और बचा, कितना टाइम, कितना बचा है ना टाइम? तो अब हम एंटर कर रहे हैं, अच्छा एलर्जी, देखो एलर्जी, इधर आ जाओ, एलर्जी तो अपने में एक पूरा टॉपिक है, चैप्टर है एलर्जी, तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, एमबीबीएस में है, मैंने उसका कुछ पार्ट कराया है ऑनलाइन के अंदर, थोड़ा समझाने की कोशिश की एलर्जी क्या होती है, कहाँ है ये वो ड्रामा, ठीक है, पर नीट में क्वेश्चन यहां से आएगा, सिर्फ 4 लाइनों से आएगा, भाई एलर्जी होती क्या है ये समझ लो पहले, तो एलर्जी क्या होती है, आपकी बॉडी का, जैसे नहीं, कैसे मानो सुधांशु तू ही मान ले, तू बुरा नहीं मानेगा मेरा, ठीक है, हाँ मान ले, और तुझे पता नहीं कौन बुरा मान जाए, इसका नाम क्या है, हर्ष, हर्ष ने, मान लो जो उल्टी सीधी नहीं यूट्यूब वाली हरकतें करता है, यूट्यूबर है ये, इसको इसको मतलब नहीं है सिलेक्शन से, इसको इसको ड्रीम देखा है एक यूट्यूबर बन जाऊंगा, एक चैनल बना लूंगा अपना और रोजी रोटी चलती रहेगी, ब्लॉग्स बनाता रहूंगा, ये करता है क्या ये हर्षराज, चैनल ही बना रखा है, किस नाम से, मतलब बना रखा है इसने चैनल, तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर तुम चैनल में पड़ गए तो, देखो चैनल मैं बता दूं, चैनल चलेगा भी तुम्हारा तब तुम सिलेक्शन ले लोगे, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारे तुम्हारे वीडियो देखे जाएंगे, अब तुम ठल्लू बन गए ना तो तुम्हारे समझ रहे हो, या तुम मटकते रहना या कुछ नहीं, कोई देखने वाला, सिलेक्शन ले लो फिर चैनल बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वापस आ जाओ, पर कुछ होता नहीं है यार, अरे तुम्हें समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो हर्ष को मैंने ढंग से पीट दिया एक दिन क्लास में सबके सामने, ठीक है, लात से घूसों से ये वो करके, अब हर्ष आता तो है क्लास में, पर अंदर से खुन्नस लिए कि एमडी सर मिल जाए बाहर, सामने नहीं मार पाऊंगा, फिर पीछे से अद्दा जरूर मारूंगा, ठीक है, नहीं ईंटा उठा के मारूंगा जरूर, तब बदला पूरा होगा मेरा, पर उसको बदले का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, पर जैसे मैं क्लास में आता हूँ सब बच्चों के लिए तो मैं ठीक हूँ, बच्चे कहेंगे हाँ सर आगे गुड मॉर्निंग, अंदर से गाली दे रहा होगा ये, मतलब इसको मुझसे एलर्जी हो जाएगी, जहां मैं दिखूंगा एकदम उसका खून खोल जाएगा अचानक से, नहीं आया क्या, तो इसको कहते हैं एलर्जी, एलर्जी का मतलब है जो चीज हो सकता है सबके लिए अच्छी हो और एक के लिए बुरी हो गई, समझ में आ गया, जैसे डस्ट पार्टिकल हैं, सबके लिए भाई कोई क्या फर्क पड़ता है, भाई खूब डस्ट उड़ रही है कि तुम सांस नहीं लेते हो क्या, कुछ दिक्कत होगी, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को दिक्कत हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, अटैक पड़ सकता है, समझ रहे हो, हर्ष वैसा ही समझ लो, ठीक है, इसको अस्थमा होता है, जैसे मुझे देख लेता है तुरंत अस्थमा हो जाएगा इसको, समझ में आया, तो एलर्जी को कॉज करने वाले, यानी एलर्जी को कॉज करने वाले मतलब इम्यून सिस्टम ही तो है, अगर इम्यून सिस्टम आपका हाइपर एग्रेसिव हो रहा है उन नॉर्मल पार्टिकल के लिए जिसके लिए आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसको एलर्जी बोलते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम का हाइपर एग्रेसिव हो जाना, समझ रहे क्या बेटा, हाँ मैं उसके लिए एलर्जिन हूं, सबके लिए एलर्जिन नहीं हूं, नहीं आया क्या, सबके लिए नॉर्मल हूं, जैसे किसी को दही से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको होती है, ठीक है, जिसको जिसको शुगर से, लैक्टोज से, ठीक है, किसी को डस्ट पार्टिकल से होती है, किसी को काउ डंग से होती है, यस हो सकती है, हाँ गोबर से एलर्जी होती है लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की खुशबू कितनी अच्छी लगती है, है
बुरी लगती है तुम्हें? छी कर रहे हो? लीपा जाता है। जितनी भी टेलीफोन की रेडिएशन एटमॉस्फेयर में दिख रही है ना, तुम गोबर के घर में चले जाओ, वो रेडिएशन अंदर नहीं आ सकती। बस वही एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम बना हुआ है आज की डेट में। और जमाना दूर नहीं जब हर इंसान अपने घर के अंदर या बाहर गोबर की लीप कर रहा होगा। अभी गांव में है, और गांव में भी लोग क्या कर रहे हैं, गधे वो ना नकल कर रहे हैं। गोबर के घर में कौन रहेगा, पक्के घर बनाओ, टाइल्स लगवा रहे हैं। गांव गांव नहीं बचे, उनको नहीं पता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। उनको लग रहा है शहर वालों की नकल करेंगे हम। नहीं पता जो तुम जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ समय बाद उल्टा होगा, शहर वाले तुम्हारे यहाँ आएंगे और गोबर के घर बनाएंगे। नहीं आया क्या? क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है टाइम। नोट कर लो, तुम ही लोग करने वाले हो अपने घरों को गोबर से प्रोटेक्ट, रेडिएशन से बचने के लिए। मेरे तरह संग के लोग हैं जिनको रेडिएशन से दिक्कतें हो रही हैं, वो अपने अपने मेरे छोड़ो, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स, ठीक है, अभी देखा होगा इसका था इमरान खान का मैं देख रहा था, वो कह रहा है मैंने अपने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, मोबाइल छोड़ दिया है, ठीक है, जब से मैं मतलब दूर हो गया उन चीजों से, तब से मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया और मैं लाइफ जी पा रहा हूं मैं। ये तो इन लोगों ने तो लाइफ मेरी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि आप लाइफ में बर्बादी तो करो, रील पूरी रात निकाल दी। और 4-5 घंटे बाद क्या होता है, यार क्या था, जहां थे वहीं बैठे हैं हम, तो टाइम बर्बाद कर दिया ना आपने। उस टाइम को ना तुम कहां कहां यूज कर सकते थे। तो ये सब क्या है, लाइफ को बर्बाद करने के तरीके बन गए हैं, और तुम देख रहे हो, इसलिए कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, और उनने अपना मतलब ड्रीम बना लिया है कि हम यूट्यूबर बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसको यूट्यूबर बनना है, क्यों रोक रहे हो भाई, करने दो ना। कोई नहीं, तू जो भी बन अच्छा बन, पर यूट्यूबर बन तो अच्छा बन। समझ में आई नहीं आई? आ गई क्या आई? ये आई कि एलर्जी किसी सबके लिए नहीं होती, इंसान नहीं, अब यहां बात कर रहे हैं किसी भी चीज से, किस आपके इम्यून सिस्टम का किसी भी चीज के इंटरेक्शन से, नॉर्मल चीज के इंटरेक्शन से हाइपर एग्रेसिव होना एलर्जी कहलाता है। सिंपल सी बात है, आ गई ना। और एलर्जी कॉजिंग एजेंट को एलर्जिन्स बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? जब भी वो एलर्जिन्स बॉडी में जाते हैं तो आपके स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, मास सेल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करते हैं, और वो जब सेल फटते हैं तो हिस्टामिन सीरोटोनिन नाम की चीजें निकलती हैं। पर वो मास सेल तब फटेंगे जब मास सेल्स पर लगे हुए एंटीबॉडी, स्पेशली आईजीई से वो बाइंड करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी? आईजीई। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी? हिस्टामिन सीरोटोनिन। हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है, सीरोटोनिन ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं और इंसान सांस नहीं ले पाता। नहीं आया क्या? सांस नहीं ले पा रहा है भाई, तो तुम क्या चाहिए, पंप चाहिए, इनहेलर चाहिए, ब्रोंकियो डायलेटर चाहिए। नहीं आई क्या? ठीक है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है अस्थमा में ना, बताया था ना हमने। हाँ, वीजिंग साउंड क्यों भाई, गर्दन दबा लो, अब सांस लो, सांस लो, सांस नहीं ले पाएंगे, साउंड प्रोड्यूस होगी। अरे नहीं आई क्या? पत्ती को दबा के हवा निकालोगे, साउंड निकलेगी, वही प्रोड्यूस होगी। तो ये याद रहेगा आपको। और इसके लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं, हिस्टामिनेज। कहां होते हैं जरा बताओ, कहां होते हैं हिस्टामिनेज बॉडी में? गई। कहां होते हैं हिस्टामिनेज बॉडी में? गई। कहां होते हैं हिस्टामिनेज बॉडी में? जो बोल 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 बोल। एड्रेनलिन में होते हैं। कहां होते हैं हिस्टामिनेज? गई। नहीं नहीं, हिस्टामिनेज। हाँ बोल। गई, गई। अब इधर आ रहा हूं, इधर आजा, इधर आजा। इयोसिनोफिल्स, तू भी गया था, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था मैं बहुत देर से। हाँ मुझे पता थी। तू बेइज्जती तो मत कर यार, तू उससे पूछ रहा है, क्यों डिस्कस कर रहा है? समझ में, डिस्कस ऊंचे से कर, तो वो क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो हमसे पूछ रहा था। समझ में आया? ऐसे लोग होते हैं, यूट्यूबर नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक होते हैं क्योंकि उसमें हिस्टामिनेज एंजाइम होता है। नॉर्मल केस में हमें एलर्जी नहीं होती क्योंकि इयोसिनोफिल्स हमारे अंदर हैं, पर इयोसिनोफिल्स काम नहीं करते तब एलर्जी होती है, तो आपको बाहर से हिस्टामिनेज एंजाइम देना पड़ता है।
जब सीवियर हो जाती है तो कॉर्टिसोल देने पड़ते हैं, इम्यूनिटी सप्रेसर, क्योंकि इम्यूनिटी के हाइपर होने की वजह से हो रही है, इसलिए तो इम्यूनिटी सप्रेसर दोगे कॉर्टिसोल। आई नहीं आई, खत्म। तो हाइपर एग्रेसिव होना क्या कहलाता है? एलर्जी। एलर्जिन्स, एलर्जी कॉजिंग एजेंट सब्सटेंस को कहते हैं। कौन से एंटीबॉडी? आईजीई। कौन से सब्सटेंस? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और एंटी एलर्जिक के अंदर एंटी हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है। स्टेरॉइड्स, कौन सा स्टेरॉइड? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ केसों के अंदर एड्रेनलिन को भी, यहां इमरजेंसी हार्मोन है, इसको भी आप मतलब डॉक्टर्स यूज करते हैं कुछ केसों के अंदर एड्रेनलिन को भी एलर्जी को कंट्रोल करने के अंदर। कोई डाउट? क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक है इसका, टारगेट पूरा हो गया। समय कितना है? 15 मिनट। क्या हो गया? 5 मिनट तो तुम मुझे देते हो गिफ्ट में भाई, तभी तो कहानी सुनाता हूं तुम्हें। 5-10 मिनट तुम देते हो, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी एक क्लास हो रही है क्या तुम्हारी? कितने बजे? 1 ना। 5 मिनट लूंगा तुम्हारे, 5 मिनट बस, कुछ भी नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून समझते हो? अपने हुए पराये। जब अपने अपनों को अपना नहीं समझते, अपने अपनों को परायों की तरह मार रहे हैं, यही तो है ऑटोइम्यून डिसीज। नहीं आया क्या? अपनी ही सेल को अपनी ही सेल मार रही है थ्रू एंटीबॉडी। क्लियर है बिल्कुल? अभी मैंने पढ़ा के चुका हूं आपको, माइस्थीनिया ग्रेविस इट इज ऑटोइम्यून डिसीज, याद रहेगा आपको। हाशिमोटोज डिसीज ऑटोइम्यून डिसीज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, जैसे पैरों में अगर स्वेलिंग आ रही है घुटनों में, और फिर भी मैं मान नहीं रहा, चल रहा हूं, जोर डाल रहा हूं, तो मेरे जो मेरे जॉइंट होते हैं ना, इनके बीच में डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, पेनस पार्टिकल बन जाते हैं, तो वो और रगड़ खाते हैं और स्वेलिंग आती है, तो इतना चेंज हो जाता है कि मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम को लगता है ये अपना नहीं है, ये तो पराया है, ये अजीब सा यहां से कहां से आ गया, तो उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बनाना चालू कर देते हैं और जॉइंट्स बर्बाद हो जाते हैं। इट इज अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही अगर अचानक से किसी जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए या जेनेटिकल चेंजेस हो जाए, उसकी वजह से बॉडी की किसी सेल के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाए, अचानक से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट काम करना चालू कर देगा। या जोर लगने पर, प्रेशर की वजह से, किसी भी कारण की वजह से बॉडी के सेल्स के अंदर कोई चेंज आ जाए, अचानक से इम्यून सिस्टम काम करना चालू कर देगा और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। आई है नहीं आई? चलो ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ऑटोइम्यून डिसीज के सही कॉज पता नहीं है, ठीक है। इसके मेनली 2 बातें बोली जाती हैं भाई, एक तो जेनेटिकल रीजन भी हो सकता है इसका, अदर अभी अननोन है, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अननोन है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर ध्यान रखना है, इसमें अपनी ही सेल के अगेंस्ट काम करना चालू कर देते हैं। रुको रुको रुको, ये नहीं बोल रहा था मैं, इसकी बोल रहा था, ये लास्ट है, 5 मिनट का है, वो तो अचानक से आ गया, कुछ था नहीं, इसमें कुछ है नहीं। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, प्राइमरी और, क्या अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कोई बता सकता है? जहां पर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होगा वो प्राइमरी है, जहां इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी है। तो पहले तो मैं बात करूंगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाएंगे? क्या होगा? फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। किसका? ऑफ लिम्फोसाइट। कौन से होते हैं प्राइमरी? 2 ही आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सा? रेड रेड बोन मैरो, एक और जरा बोलो।
अच्छा, रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना यहां पर बी एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों होते हैं। जबकि थाइमस में क्या होता है, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन किसका, ऑफ टी लिम्फोसाइट, तभी तो उसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कह सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, मतलब पैथोजन और डब्ल्यूबीसी के बीच में घमासान यहीं पर ही होता है। एग्जाम्पल बताओ, ढेरों सारे, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल्स, माल्ट, म्यूकोसा, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये नीट में आया वो क्वेश्चन है। 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू, टोटल बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसका 50% माल्ट होते हैं अकेले। पेयर्स पैचेस भी एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यू है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, टॉन्सिल्स नेक वाले रीजन में मिलते हैं। और बताओ एक आध, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, वर्मीफॉर्म ये भी लिम्फोइड टिश्यू है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है जिसमें लिम्फ भरा हुआ है। ये सब वो जगह है जहां पर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन होता है। गाल्ट, गाल्ट मतलब फुल फॉर्म बोल। गट, गट ये माल्ट भी तो गट्टी में मिलते हैं, कहीं गाल्ट गाल्ट टाल्ट नहीं लिखा, माल्ट ही लिखा है सब जगह। हाँ, बनाने को तुम मन से कुछ भी बना लो। दिखाओ 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 जल्दी। ऐसी चीजें खोज के मतलब फालतू की चीजें यार। हाँ तुम मत पढ़ो, तुम बुजुर्ग थोड़ी ना हो, तुम तो एकदम यंग लग रहे हो भाई। हो गया, खत्म। ये डायग्राम मत भूल जाना, 3 बातें दे रखी हैं, इसको इरेज कर देगा और पूछेगा क्या है, ये क्या है और ये क्या है। बस आज तय रखेंगे, कल से मैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमन कराने वाला हूं। क्या हो गया, अच्छा 1 मिनट रुक जा, बस मैं इसको फालतू चीजें डिलीट कर दूं कल वाला। कल कॉमन डिसीज पूरा हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रोटोजुअन डिसीज, तो ध्यान रखना और याद भी करा दूंगा मैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमेंथीज, प्रोटोजोन पूरा, जिससे कि परसों मैं 2 चीजें करा पाऊंगा। एड्स दोनों ही खतरनाक हैं, फिर ड्रग्स बचेगा जो मैं लौट के तसल्ली से कराऊंगा एकदम फीलिंग के साथ, और फिर इवोल्यूशन कराना है लेफ्ट लौट के मुझे। देखते हैं, बात करता हूं मैं बायोटेक, क्योंकि अगर हमने इवोल्यूशन कराया तो टेस्ट पेपर जो मिलेगा हमें वो बायोटेक का देंगे ये लोग। तो ये दिक्कत है, चलो बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ जाके। आज चौथी सीट मिल जाएगी शाम तक, ध्यान रखना।